वेलकम टू नर्डी साइड। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक द फ्रॉग। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो इस लेक्चर का फ्लो क्या रहेगा। सबसे पहले हम फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी मतलब उसके एक्सटर्नल फीचर्स को समझेंगे। फिर हम डीप डाइव करेंगे उसके सारे इंपॉर्टेंट सिस्टम्स में एक एक करके, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस और फाइनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और हाँ, एंड में एक सुपर क्विक रिवीजन करेंगे और उन कॉमन मिस्टेक्स को हाईलाइट करेंगे जो आपको एग्जाम्स में बिल्कुल नहीं करनी है। ओके, सो सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रॉग के इंट्रोडक्शन और मॉर्फोलॉजी से। अब मॉर्फोलॉजी ये वर्ड सुन के कंफ्यूज मत होना। इसका सिंपल सा मतलब है उसके एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी, कि आखिर ये फ्रॉग बाहर से दिखता कैसा है, उसके बॉडी पार्ट्स कौन कौन से हैं। ओके, फ्रॉग को आगे डिटेल में पढ़ने से पहले ना ये 3 टर्म्स आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। सबसे पहला टर्म है पोइकिलोथर्म्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, यानी इनकी बॉडी का टेम्परेचर आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होता रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता। अब सोचो, जब बाहर बहुत ज्यादा गर्मी या सर्दी होगी तब ये कैसे बचेंगे? यहीं पे आते हैं दूसरे 2 टर्म्स। गर्मियों से बचने के लिए ये जाते हैं एस्टिवेशन में, जिसको हम समर स्लीप भी कहते हैं, और सर्दियों में ये जाते हैं हाइबरनेशन में, यानी विंटर स्लीप। सिंपल राइट? चलो अब कुछ क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो फ्रॉग आता है फाइलम कॉर्डाटा और क्लास एम्फीबिया में। एम्फीबिया मतलब बिल्कुल सही, ये लैंड और पानी दोनों जगह रह सकता है। और जिस स्पीशीज को हम पढ़ रहे हैं यानी कॉमन इंडियन फ्रॉग, उसका साइंटिफिक नेम है राना टिक्रीना। ये नाम याद रखना। अब शिकारियों से बचने के लिए इसके पास एक सुपर पावर है जिसे कहते हैं कैमोफ्लाज। ये क्या करता है? ये अपने सराउंडिंग्स, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से अपनी स्किन का कलर बदल लेता है ताकि ये छुपा रहे। तो ये देखिए, ये है राना टिग्रीना के एक्सटर्नल फीचर्स। साफ साफ दिख रहा है कि इसकी बॉडी 2 मेन पार्ट्स में बटी हुई है। एक है हेड और दूसरा है ट्रंक। और एक चीज नोटिस करो, इसमें नेक यानी गर्दन और टेल यानी पूंछ नहीं होती। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो इन फीचर्स को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आती है इसकी स्किन। आपने कभी फ्रॉग टच किया है? वो हमेशा स्मूथ, स्लिपरी और मॉइस्ट फील होता है। क्यों? म्यूकस की वजह से। और एक बहुत ही कूल फैक्ट, फ्रॉग पानी पीता नहीं है बल्कि अपनी स्किन से ही वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। बॉडी का तो हमने देख लिया, हेड और ट्रंक। अब आते हैं आंखों पर। उसकी आंखें थोड़ी बाहर की तरफ निकली हुई यानी बल्ज्ड होती हैं, और उनके ऊपर एक निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है। ये बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट थर्ड आईलिड है जो पानी के अंदर गॉगल्स का काम करती है, आंखों को प्रोटेक्ट करती है। और सुनने के लिए इनके पास हमारी तरह एक्सटर्नल कान नहीं होते। इनके पास होता है एक मेम्ब्रेनस टिम्पैनम जो साउंड सिग्नल्स को रिसीव करता है। ओके, अब आते हैं एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। बेसिकली हम मेल और फीमेल फ्रॉग को डिफरेंशिएट कैसे करें? बहुत सिंपल है। मेल फ्रॉग के पास 2 ऐसी चीजें हैं जो फीमेल के पास नहीं है। पहली चीज वोकल सैक्स। ये गले के पास पाउचेस होते हैं जो क्रॉक क्रॉक साउंड निकालने में हेल्प करते हैं। और दूसरी चीज कॉप्युलेटरी पैड। ये उनके 4 लिम्स यानी आगे वाले पैरों के पहले डिजिट पर एक मोटा सा पैड होता है। तो याद रखना, ये दोनों चीजें, वोकल सैक्स और कॉप्युलेटरी पैड, अगर दिखें तो वो मेल फ्रॉग है। फीमेल में ये दोनों एब्सेंट होते हैं। ओके, एक्सटर्नल फीचर्स हो गए। अब टाइम है फ्रॉग के अंदर झांकने का। हम स्टार्ट कर रहे हैं उसकी एनाटॉमी यानी उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स। और सबसे पहले हम 2 सिस्टम्स को एक साथ देखेंगे, डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब ये खाना कैसे पचाता है और सांस कैसे लेता है। फ्रॉग का जो एलिमेंट्री कैनाल है, यानी जहां से फूड ट्रैवल करता है, वो काफी शॉर्ट होता है। अब क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्यों होता है? इसका रीजन है कि फ्रॉग्स कार्निवोर्स हैं और मीट को डाइजेस्ट करना प्लांट बेस्ड फूड से आसान होता है, इसलिए लंबी इंटेस्टाइन की जरूरत नहीं पड़ती। तो फूड का पाथ कैसा है? देखो, माउथ से फ्रॉग अपनी बाइलोब्ड टंग यानी आगे से 2 हिस्सों में बटी हुई जीभ से शिकार पकड़ता है। फिर फूड जाता है ऑसोफेगस में, वहां से स्टमक, फिर इंटेस्टाइन और फिर रेक्टम। फाइनली जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो क्लोएका से बाहर निकल जाता है। अब ये वर्ड क्लोएका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक कॉमन ओपनिंग है जहां से वेस्ट, यूरिन और मेल्स में स्पर्म्स सब कुछ एक ही जगह से पास होता है। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो। यहाँ पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर है। देखो, ये रहा माउथ, यहाँ से फूड नीचे ओसोफेगस में गया और फिर इस बड़े से सैक लाइक स्ट्रक्चर यानी स्टमक में पहुंचा। स्टमक के पास ही आपको ये लिवर दिखेगा। लिवर क्या बनाता है? बाइल। और ये बाइल स्टोर होता है इस छोटे से गॉल ब्लैडर में।
स्टमक से फूड जाता है इंटेस्टाइन में, जहां डाइजेशन कंप्लीट होता है और न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होते हैं, और बचा हुआ वेस्ट इस रेक्टम में स्टोर होकर फाइनली क्लोएका से बाहर। रेस्पिरेशन यानी सांस लेना। अब क्योंकि फ्रॉग एक एम्फीबियन है, इसके पास दो ऑप्शंस हैं। जब ये पानी में होता है तो ये अपनी स्किन से सांस लेता है। हाँ, अपनी स्किन से। इसे कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इसमें पानी में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो सीधा उसकी गीली स्किन से बॉडी में चली जाती है। और जब ये जमीन पर होता है तभी हमारी तरह लंग्स यूज करता है। इसे कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जिसमें हवा नॉस्ट्रिल से उसके लंग्स में जाती है। और सोचो, जब ये हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में होता है तब भी ये मेनली अपनी स्किन से ही काम चलाता है। ओके, डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं दो और इंपॉर्टेंट सिस्टम्स की तरफ, सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी, यानी ब्लड पूरी बॉडी में कैसे घूमता है और बॉडी से वेस्ट बाहर कैसे निकलता है। फ्रॉग के हार्ट पर हमेशा क्वेश्चन बनता है, तो इसे ध्यान से सुनो। इसके हार्ट में कितने चेंबर्स होते हैं? 3। हमारे में 4 होते हैं, इसमें 3। ऊपर 2 आर्टरिया और नीचे सिर्फ 1 वेंट्रिकल। अब क्योंकि वेंट्रिकल एक ही है तो इसमें ऑक्सीजन वाला और बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड दोनों आकर मिक्स हो जाते हैं। ये इसका एक की फीचर है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ये वेल डेवलप्ड है और क्लोज टाइप का है। क्लोज टाइप का मतलब ब्लड हमेशा नलियों यानी ब्लड वेसल्स के अंदर ही बहता है। इसके ब्लड कंपोनेंट्स हमारे जैसे ही हैं, प्लाज्मा, WBCs, प्लेटलेट्स और RBCs। लेकिन यहां एक बड़ा डिफरेंस है जो एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रॉग के RBCs में न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, जबकि हम ह्यूमंस के RBCs नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। इसके अलावा इसमें 2 स्पेशल पोर्टल सिस्टम्स भी मिलते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो लिवर और इंटेस्टाइन के बीच है, और रीनल पोर्टल सिस्टम जो किडनी और लोअर बॉडी के बीच है। एक्सक्रीशन यानी वेस्ट रिमूवल, इस मामले में फ्रॉग एक यूरियोटेलिक एनिमल है। यूरियोटेलिक मतलब ये कि इसका जो मेन नाइट्रोजन वाला वेस्ट प्रोडक्ट है वो है यूरिया, और ये इस यूरिया को यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर निकाल देता है। सिंपल। ओके, अब हम उस सिस्टम की बात करेंगे जो पूरी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है, जो सब कुछ कोऑर्डिनेट करता है। बिल्कुल सही, द नर्वस सिस्टम। और फ्रॉग में ये सिस्टम काफी एडवांस्ड यानी हाईली इवॉल्व्ड होता है। फ्रॉग का पूरा नर्वस सिस्टम 3 मेन हिस्सों में ऑर्गेनाइज्ड है। सबसे पहले कमांड सेंटर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS। इसमें 2 चीजें आती हैं, ब्रेन जो एक हड्डी के बॉक्स यानी क्रेनियम में सेफ रहता है, और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। फिर CNS से जो तारें यानी नर्व्स पूरी बॉडी में जाती हैं वो बनाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या PNS। इसमें 10 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स आती हैं। और तीसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या ANS, जो ऑटोमेटिक फंक्शंस कंट्रोल करता है। इसके भी 2 पार्ट्स हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। चलिए अब हम अपने एनाटॉमी डिस्कशन के आखिरी हिस्से पर आ गए हैं, जो है फ्रॉग के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। यहाँ हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर देखेंगे और समझेंगे कि इनका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस काम कैसे करता है। तो यहाँ आप दोनों सिस्टम्स को साइड बाय साइड देख सकते हैं। लेफ्ट में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और राइट में फीमेल। चलो एक एक करके दोनों को डिटेल में समझते हैं। पहले मेल सिस्टम को देखते हैं। इसमें एक पेयर यानी 2 येलोइश ओवॉइड शेप के टेस्टिस होते हैं। ये किडनी से चिपके हुए रहते हैं। अब इन टेस्टिस से स्पर्म्स को बाहर लाने के लिए 10-12 पतली पतली ट्यूब्स निकलती हैं, जिन्हें हम कहते हैं वासा एफ्रेंशिया। ये ट्यूब्स किडनी के अंदर जाती हैं, वहां बिडर्स कैनाल से गुजरती हैं और फाइनली एक कॉमन डक्ट में खुलती हैं, जिसे कहते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट। इस नाम पे ध्यान दो, यूरिनोजेनिटल मतलब यही वो कॉमन रास्ता है जहां से यूरिन और स्पर्म दोनों पास होते हैं, और ये डक्ट आगे जाके क्लोएका में ओपन हो जाती है। अब आते हैं फीमेल सिस्टम पर। यहाँ भी एक पेयर ओवरीज होती हैं, जो किडनीज के पास तो हैं लेकिन उनसे फंक्शनली जुड़ी हुई नहीं है, और यहाँ से जो ओविडक्ट्स निकलती हैं वो अलग अलग यानी सेपरेटली क्लोएका में खुलती हैं। ये मेल सिस्टम से एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जहाँ एक कॉमन डक्ट थी। और एक फैक्ट ये भी है कि एक मैच्योर फीमेल एक ही बार में लगभग 2500 से 3000 तक अंडे यानी ओवा दे सकती है। तो अब जब हमने दोनों सिस्टम्स देख लिए, चलो इनकी लाइफ साइकिल को समझते हैं। सबसे पहला स्टेप फर्टिलाइजेशन। पानी के अंदर होता है, इसलिए इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फीमेल पानी में अंडे देती है और मेल उनके ऊपर अपने स्पर्म्स रिलीज कर देता है। जब ये अंडे फर्टिलाइज हो जाते हैं तो उनसे एक लावा निकलता है, जिसे हम कहते हैं टैडपोल। ये टैडपोल बिल्कुल एक छोटी सी मछली जैसा दिखता है और पानी में ही रहता है। फिर होता है एक मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका नाम है मेटामॉर्फोसिस।
इस प्रोसेस में ये टैडपोल धीरे धीरे बदलकर एक पूरा अडल्ट फ्रॉग बन जाता है। ऑल राइट, तो हमने फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी से लेकर उसके सारे मेजर ऑर्गन सिस्टम्स तक सब कवर कर लिया है। अब लेक्चर के एंड में एक फाइनल रिवीजन करते हैं और उन पॉइंट्स को देखते हैं जहां स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। तो ये हैं कुछ कॉमन गलतियां जिनसे आपको बचना है। पहली, क्लोइकल ओपनिंग्स। भूलना मत, मेल में कॉमन यूरिनोजेनिटल डक्ट है, फीमेल में यूरेटर और ओविडक्ट दोनों अलग अलग खुलते हैं। दूसरी गलती, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन। सिंपल है, एस्टिवेशन समर के लिए, हाइबरनेशन विंटर के लिए। और तीसरी, आरबीसीज। फ्रॉग के आरबीसीज में न्यूक्लियस होता है, ह्यूमन आरबीसीज में नहीं होता। बस इन बातों का ध्यान रखना। तो इसके साथ हमने फ्रॉग के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, डायग्राम्स और एनसीईआरटी के पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज कर लिया है। आई होप ये टॉपिक अब आपके लिए एकदम क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।